जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सारी दुनिया में कोरोना के हवाले से जो हम देख रहे हैं कि परेशानी बढ़ती चली जा रही है। कुछ जगहों पे तो फ्लैटिंग ऑफ कर्व हुआ है थोड़ा सा, लेकिन जनरली यही कहा जा रहा है और बताया जा रहा है कि अमेरिका, यूरोप और कोई कॉन्टिनेंट ऐसा नहीं है कि जहाँ पे अमवात ना बढ़ रही हों। हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है कंपैरेटिवली बहुत कम है जो फिगर है मरने वालों का। लेकिन बहरहाल अब जो इत्तलात आ रही हैं वो आइंदा के लिए बड़ी परेशान कौन है। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी बात को लिया जाए तो वो ये कह रहे हैं कि जी अप्रैल में जो है ना ये पीक पे जाएगा, बहुत ज़्यादा होगा वायरस जो फैलेगा। अब उसके लिए क्या तैयारी है? बज़ाहिर तो हम देख रहे हैं कि सारी दुनिया में चाहे स्पेन है, चाहे अमेरिका है, चाहे यूरोप के और ममालिक हैं, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोग सड़कों पे आ गए हैं कि जी लॉकडाउन ख़त्म करें, शटिंग ऑफ बिज़नेस से हमारा बहुत नुकसान हो गया है, बाहर आना चाहिए। तो आप पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से हुकूमत ने कुछ नरमी दिखाई है, लेकिन साथ ही आप देख लें लोगों ने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही नरमी से फ़ायदा उठाते हुए बिज़नेस एज़ यूजुअल लगता है कि अब शुरू हो गया है, जो कि कहा जा रहा है कि ये अच्छा साइन नहीं है। हुकूमत ने बड़ी कोशिश की है कि अब रमज़ान का महीना आ रहा है, किस तरीके से इत्तफ़ाक़ राय से उलमा हज़रात से सियासी लोगों से मिल के कोई पॉलिसी ऐसी बनाई जाए कि इसको ऑब्ज़र्व किया जाए। जो अब लॉकडाउन है अब उस पर किसी हद तक अमल होता है नहीं होता है, सवालिया निशान है। बहरहाल हुकूमत ने कहा 6 फ़ीट का फ़ैसला, मस्जिद में उलमा हज़रात कह रहे हैं कि जी 3 फ़ीट का फ़ैसला होगा। साथ ही आप देख लें हम जिस तरीके से सियासत, शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ दी अपोजिशन जब से वो लंदन से वापस आए, लगता है कि फिर हमारे यहाँ अपोजिशन भी गर्म होती जा रही है, सियासत भी गर्म होती जा रही है। और इसके साथ साथ जो हमारी इक़्तिसादी कंडीशन हैं जिस तरीके से वो ख़राब हुई हैं, अगरचे हमने देखा जैसा सारी दुनिया में उनके सेंट्रल बैंक रेस्क्यू कर रहे हैं, उनकी हुकूमतें रेस्क्यू कर रही हैं। हमें पाकिस्तान में भी ऐसा नज़र आ रहा है कि दोनों तरफ से हुकूमत और सेंट्रल बैंक कोशिश कर रही है कि छोटे कारोबार करने वाले लोग जो हैं दरमियाने दर्जे के, उनको कर्ज़े भी दिया जा सकें। फिर हुकूमत ने भी आपने देखा कि जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए पैकेज आया, अब इसी तरह से और जगहों के लिए भी, सेक्टर्स के लिए भी पैकेज लाने की बात कर रही है हुकूमत। बहरहाल अहम सवाल यह है कि अब सूरत हाल यहाँ से किधर जाएगी और ख़ास तौर पर रमज़ान का महीना किस तरह गुजरेगा, इसमें हम बात करेंगे। अब PTI के अहम रहनुमा हमारे साथ इस वक्त लाहौर से में ज्वाइन करेंगे शौकत बसरा साहब। स्काइप पे इस्लामाबाद से हमारे साथ होंगे डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, माहिर इक़्तिसादियात और आप जानते हैं मारूफ तज़ियाकार हैं, बड़ा खूबसूरत तज़िया पेश करते हैं, चाहे सियासी है चाहे इकॉनमी के हवाले से। जी बसरा साहब आपसे शुरू करते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं ये पैनिक क्रिएट करने वाली बात है या ये वार्निंग दी गई है शाह महमूद कुरैशी की तरफ से कि ये पीक पे जाएगा। पीक तो बाकी दुनिया में अब नीचे की तरफ कर्व जा रहा है, हमारे यहाँ लोग कह रहे हैं कि अभी वो पीरियड नहीं आया। शायद हमने देखा इसी वजह से लोग इसका फ़ायदा, नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए सड़कों पे आ रहे हैं, अपने कारोबार जारी रखना चाहते हैं और शायद घरों में बैठ के तंग होना शुरू हो गए। अब क्या ख्याल है कि हुकूमत जो है मजहबी तबकों से भी बातचीत कर रही है, सियासी लोगों से भी कंसेंसस हो नहीं पा रहा, सूबे और मरकज़ आज भी हम देखते हैं इकट्ठा बैठने के लिए तैयार नहीं है, मामलात किधर जा रहे हैं? शाह साहब, पहले तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया को इस कोरोना वायरस से महफूज रखे, तमाम आलम इंसानियत पर रहम फरमाए। लेकिन गुजारिश है शाम साहब के कोरोना वायरस जो है ये ना मज़हब देखता है ना मुल्क देखता है। जो हालात चल रहे हैं आपके सामने हैं कि पूरी दुनिया के अंदर खौफ व हरास की सूरत हाल है। और ख़ास तौर पर मैं अगर आप नज़र दुराएँ जो आपके डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिन्हों की इकॉनमीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग थी या हैं भी, जिन्होंने कहा हमने दुनिया फतह कर ली, चांद तक पहुंच गए, वहाँ पे लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं। आज भी एवरेज जो अगर आप अमेरिका में देखें 1000 लोग वहाँ पे, और उसके बाद उनका टॉल कहाँ तक पहुँच गया है जो इन्फेक्टेड लोग हैं। इस तरह आप लंदन चलें, चाइना, फ्रांस, इटली, जर्मनी, सो ऑन। पाकिस्तान में भी ये वायरस ने मुतासर किया। लेकिन मैं तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ, जिस तरह की हमारी इकानमी है, जिस तरह के हमारे पे स्ट्रेस है और जो गुर्बत है, कि इन हालात में अल्लाह ताला ने हम पे करम किया है। वैसे तो एक इंसान की ज़िंदगी भी उतनी बहुत कीमती है, एक इंसान का दुनिया से चले जाना भी मैं समझता हूँ बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन अगर कंपेयर करते हैं कि इस वायरस ने दुनिया में क्या तबाही मचाई है, उसको हम अगर देखते हैं पाकिस्तान में, जहाँ पे कम वसाइल हैं, जहाँ पे कम टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे कम ज़राए हैं, जहाँ पे लोग गरीब हैं, जहाँ पे इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है वहाँ, और 70 साल में मैं सियासी बात नहीं करना चाहता। आज हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हमें, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते थे कि हमें इंसानों पे खर्च करना चाहिए, उनकी सेहत पे, उनकी तालीम बसरा पे, साहब उनकी माजरत के साथ ये पे, जो आप तो हवाला दे रहे हैं अगर प्राइम मिनिस्टर का, जो उन्होंने कहा है कि इंसानों पे खर्च करना चाहिए, सानिया निश्चित साहिबा जो एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर की, वो ये बात कर रही हैं कि जी हम, कल ही मैं सुन रहा था कि अब तकरीबन वो कह रही हैं कि जी 50 लाख ख़ानदानों को हम 13 दिन के अंदर 7 अरब रुपया जो है तकसीम कर चुके हैं। 8 अरब रुपये का दावा कर रहे हैं
हम देख रहे हैं कि वो सिंध गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बार जो बात कर रही है, अभी देखें 2 हियरिंग हो चुकी हैं, फिर दो हफ्तों का टाइम उन्होंने दिया है, दोबारा फिर इसकी हियरिंग होगी। वो कह रही है ना मरकज़ में ना सूबों में शफाफियत नज़र नहीं आ रही, पैसा किधर आ रहा है, बाहर से पैसा कर्ज़ों के नाम पे लिया जा रहा है, आम आदमी के नाम पे लिया जा रहा है, लेकिन उसमें शफाफियत नहीं है। आप नहीं समझते कि ये बार बार वार्निंग सुप्रीम कोर्ट जो दे रही है, डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है कि पैसा किधर जा रहा है, सही जगहों पर खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखिए जी, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत एहतराम है, चूँकि हमारी अपनी अदालत है, उनको वो चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं और रखना भी चाहिए, और हम उनके ऑब्जर्वेशंस की कदर भी करते हैं। लेकिन इसके साथ अगर मैं थोड़ा सा आपको फैक्ट्स एंड फिगर दे दूं कि कल तक की जो सूरत हाल है, अगर इत्तेशाम साहब मैं ब्रीफली आपको, आज़ाद कश्मीर में 77,741 ख़ानदानों में 93 करोड़ 28 लाख 92 हज़ार रुपये, बलूचिस्तान में 1,39,096 अफराद में 1 अरब 66 करोड़ 91 लाख 52 हज़ार रुपये, गिलगित बल्तिस्तान में 27,476 अफराद में। बसर साहब आप ठीक कह रहे होंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्यों शफाफियत की बात सुप्रीम कोर्ट क्यों कर रही है? ये मैं आपकी बात मानता हूँ, तकसीम कर दिए होंगे। देखिए मैं समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो पॉइंट उठाया है, उसमें ख़ास तौर पे पॉइंट आउट किया है उन्होंने सिंध के हवाले से। तो सिंध में मेरे ख्याल में उन्होंने अपना जवाब दाखिल किया है, वफाक और सूबा दोनों की बात कर रहे हैं वो। अच्छा इत्तेशाम साहब, देखिए जहाँ तक वफाक की सूरत ज़ाहिर है, वफाक में हो या बाकी सूबे हों, GB में और आज़ाद कश्मीर में ज़ाहिर है नून लीग की हुकूमत है। लेकिन इस मौके पे हम समझते हैं कि तमाम हुकूमतें एक हैं, पाकिस्तान एक है, कोई सियासत नहीं है। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम सब लोगों को सियासत से बालातर होकर खल्के खुदा की खिदमत करनी है। अगर जो क्वेरीज सुप्रीम कोर्ट की आई हैं, डेफिनेटली हम हो या कोई और हो, हम जवाब दें और जवाबदेह होना चाहिए। लेकिन एक बात आपको मैं इत्तेशाम साहब मैं फिर कह रहा हूँ, मैं ग्राउंड लेवल का कारकुन हूँ, मेरा तल्लुक साउथ पंजाब के ज़िला बहावल नगर से है। आप यकीन मानिएगा, इतनी शफाफियत और इतनी जो डिजर्विंग लोग हैं, शायद 1 करोड़ 20 लाख टोटल बनते हैं, जिनमें अभी आपने बताया कि इतने परसेंट 60% जा चुका है। सबसे अहम बात, उसमें कोई ये नहीं है कि ये फलां पार्टी का है, ये फलां का चहेता है, ये MNA का है, ये तहरीक इंसाफ का है। अब चलते हैं अक्रॉस द बोर्ड। चलें, यही है बसरा साहब, डॉक्टर फरक साहब की तरफ चलते हैं, उनसे ही बात करते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइएगा कि शफाफियत की बात जो हम देख रहे हैं कि बार बार सुप्रीम कोर्ट कर रही है, और दूसरा कुछ चीज़ों पे हम देख रहे हैं कि बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो गया है। एक तो आपने देखा कि जिस वक्त ये बात हुई थी कि G20 कंट्रीज़ ने $12 बिलियन का जो है ना, वो कहते हैं पाकिस्तान का कर्जा रीशेड्यूल कर दिया है। इस पर लेटेस्ट अब देख लें, जो पाकिस्तान में उनकी नुमाइंदा है, उन्होंने अगले दिन कह दिया IMF की, वो ये कह रही हैं कि नहीं जी 1.5 बिलियन की बात हुई है। अगर आपने वाकई 12 बिलियन करवाने हैं रीशेड्यूल, तो आप जाएँ G20 कंट्रीज़ के पास, जो कि अभी तक आप गए नहीं हैं। ये शाह महमूद कुरैशी ने सबसे पहले कहा था, फिर अखबारात में, टेलीविज़न पे शुरू हो गया। आपके ख्याल में, चलें एक अच्छी बात हुई है कि आज वो कहा जा रहा है 1.4 बिलियन डॉलर की किस्त, अगली किस्त जो है तीसरी, वो स्टेट बैंक की तरफ सुना आज पहुंच जाएगी, जो IMF ने देनी है हमें। ये 6 बिलियन डॉलर का जो हमारा उनके साथ पैकेज है 3 साल का। आपके ख्याल में ये कितना फ़ायदेमंद साबित होगा? और ये हमारे कर्जे डॉक्टर साहब अगर रीशेड्यूल नहीं होते, जिसके बारे में बार बार कहा जाता है, तो आने वाले दिनों में हमारी इकॉनमी कहाँ खड़ी होगी? जी इत्तेशाम साहब, थैंक यू। 2 सवाल या 3 सवाल आपने कर डाले हैं। पहला सवाल कंफ्यूजन के हवाले से, अगर उसको पहले एड्रेस कर लूं। देखिए, मेरे पास कोई मेडिकल एक्सपर्टीज नहीं है, मैं कोई वायरोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं कोई एपिडेमोलॉजिस्ट नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एज अवाम का मेंबर जो हूं, मैं ये देखता हूं कि हुकूमत मुझे एक क्लियर कट पैगाम दे दे कि लॉकडाउन करना है या लॉकडाउन नहीं करना। यहाँ पे मैं देखता हूं कि वजीर आजम साहब टेलीविजन पे आते हैं और वो हमें एक्चुअली लॉकडाउन ना करने के फवायद गिनवाते हैं। ये 22 मार्च को हुआ, कोई 3:30 पे। उसके 20 मिनट के अंदर अंदर सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि हम लॉकडाउन कर रहे हैं। शाम के वक्त बलूचिस्तान हुकूमत ने कहा कि हम फौज को तलब कर रहे हैं, फिर पंजाब ने कहा कि हम फौज को तलब कर रहे हैं, फिर वजीर आजम साहब ने तकरीर की कि जुज़वी लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है। अब अवाम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है। देखिए, मैं समझता हूं कि अवाम के ऊपर लाजिम है कि हुकूमत फैसला कर लेती है, जो हुकूमत फैसला कर ले वो फिर आपने उसके ऊपर अमल दरामद करना है। लेकिन यहां जब हुकूमत की तरफ से इतनी बड़ी कंफ्यूजन नजर आ रही हो, विफाक की वजीर आजम साहब की अंडरस्टैंडिंग जो है कोरोना वायरस के हवाले से वो कुछ और है, जो वजीर आला हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और है,
फिर आपको याद हो कि मार्च की 22 की तारीख जब वजीर आज़म साहब ने तकरीर की, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर DGISPR साहब जो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब हैं वो आ गए, उनकी अंडरस्टैंडिंग कोई मुख्तलिफ थी। अब ये 6 या 7 लोग हैं जो फैसला साज शख्सियात हैं, 4 हमारे वजीर आला हैं, 1 हमारे वजीर आजम हैं, इसमें 1 फौज का नुमाइंदा डाल दें, तो ये इनको चाहिए कि एक कमरे में सर जोड़ के बैठें और एक फैसला पूरे मुल्क में हमें बता दें। उसके बाद मेरे ऊपर और बाकी 22 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर ये फर्ज है कि हुकूमत के किए हुए फैसले के ऊपर अमल दरामद करें। यहां पे हमें अब ये जुजवी लॉकडाउन, अब सीरियसली एहतशाम साहब, वो जुजवी लॉकडाउन के मुतालिक जब वजीर आजम साहब ने कहा, मैं कोई 1 घंटा सोचता रहा कि इसका इस फिक्रे का मतलब क्या है। अब तो स्मार्ट लॉकडाउन की भी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब जी, स्मार्ट लॉकडाउन की भी बात प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, ये भी बता दें क्या है। मुझे आवाज नहीं आई एहतशाम साहब। मैं ये कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जुजवी के बाद अब उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन का लफ्ज यूज करना शुरू कर दिया है। देखिए, मेरे लिए आसान कर दें ये काम, मुझे समझा दें कि लॉकडाउन है या लॉकडाउन नहीं है। ये स्मार्ट लॉकडाउन, ये जुजवी लॉकडाउन, ये मेरा काम नहीं है समझना। देखिए, सिंध की हुकूमत के जो अर्ली नोटिफिकेशन थे वो बड़े क्लियर थे। वो कहते हैं कि अगर आपने मस्जिद में जाना है तो 3 और 5 के दरमियान की नफरी होगी। उन्होंने नंबर्स दिए आपको। ये सारे खेल में जो सिंध हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशंस आ रहे थे उनमें बड़ी क्लैरिटी थी, लेकिन विफाक की अंडरस्टैंडिंग और सूबों की अंडरस्टैंडिंग, सब कंफ्यूजन ना करें। यहाँ पे लाखों पाकिस्तानियों की जानें जो हैं वो एट स्टेक हैं। सारे फैसला साज शख्सियात जो हैं वो एक लफ्ज हमें एक ही बात बताएं। ये कंफ्यूजन से पाकिस्तान के अंदर बड़ा नुकसान। लेकिन डॉक्टर साहब, पिछले हफ्ते आपको याद होगा 98% बात की थी कि जी इत्तेफाक राय हो गया। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग चेयर की थी, 4 सूबे थे, उसमें आप देख लें प्राइम मिनिस्टर थे, आज़ाद कश्मीर के, गिलगित बल्तिस्तान के सरबराह वहाँ पे थे हुकूमत के। वहाँ पे 98% अगर ये सारा कुछ इत्तेफाक राय हो गया है तो फिर ये बयानबाजी और ब्लेम गेम आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? देखिए, मेरी समझ में तो आता है कि इसकी वजह जो है वो अपनी अपनी सियासत चमकाना है। एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से सियासत हो रही है। जो अपोजिशन जमातें हैं वो भी सियासत कर रही हैं, जो जमात हुक्मरान जमात है वो भी सियासत कर रही है। तो ये इस किस्म की चीजों के ऊपर जहाँ पे पाकिस्तानियों की जानें एट स्टेक हैं, इसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए और आम आदमी को एक साफ और शफाफ बड़ा क्लियर किस्म का पैगाम दे दे। देखिए, मुझे ये समझ नहीं आता कि ये जुजवी लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है। अब हमने तस्वीर देखी है, लाहौर की तस्वीर देखी है कि ये लाहौर है स्मार्ट लॉकडाउन, वो तो सब नॉर्मल चल रहा है। मैं इस्लामाबाद में रहता हूं, मैं इस्लामाबाद में कहीं बाहर निकलता हूं तो मुझे तो बड़ी नॉर्मल सी नजर। या तो आप कहते हैं कि जी हमारे पे खुदा का करम हो गया, हम बच गए, कोरोना वायरस खत्म हो गया और अब हम नॉर्मल जिंदगी गुजार। डॉक्टर साहब, आपने 2-3 बड़े अच्छे सवाल उठा दिए। मेरा ख्याल है मैं इकोनॉमी का सवाल बाद में आपसे ले लेता हूँ। यही जो आपने 2-3 बड़े अहम नुकात उठाए हैं, बसरा साहब आप कमेंट करना चाहेंगे? ये जो डॉक्टर फरक सलीम कह रहे हैं कि जी समझ नहीं आ रहा ये क्या है, जुजवी लॉकडाउन है, ये स्मार्ट है, अब सूबे कुछ कह रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ कह रही है, अब इत्तफाक राय की बात बड़ी हुई थी, अब रमज़ान आ रहा है, उलमा हज़रात के साथ भी खुदा ना खास्ता मामला बिगड़ सकता है। एहतशाम साहब, पहली बात तो मैं आपको 100% ये श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, तमाम स्टेक होल्डर्स एक हैं, कोई डिफरेंट नहीं होता। डे 1 से तमाम सूबे, वफाक, तमाम इकाइयाँ राब्ते में है। NDA में जो अभी आपने बात की, या जो स्टेक होल्डर्स हैं जो हमारे साथ सिक्योरिटी एजेंसीज़ के हैं, और मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए तमाम उन लोगों को भी सलाम पेश करता हूँ, वो डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हों, नर्सेज हों, पाक फौज हो, हमारे सिक्योरिटी के लोग हों या हमारा मीडिया के लोग हों जो हमारे फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, तमाम हम लोग एक जगह पे हैं। हाँ, एक प्रॉब्लम ज़रूर आया सिंध के हवाले से, उन्होंने कुछ इशू, जाहिर है वहाँ पर सूबे आज़ाद भी हैं, कुछ फैसले उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ पे लेने हैं। लेकिन आप देखिए कि नून लीग की हुकूमत है GB में, कश्मीर में, क्या आपको वहाँ से आवाज़ आई? नहीं आई। कुछ इश्यूज हैं जहां पर पॉइंट ऑफ उनकी डिफरेंस आई। लेकिन एक बात मैं डॉक्टर साहब को जो कहना चाहता हूं, देखें, मुझे डॉक्टर साहब का बड़ा एहतराम है। डॉक्टर साहब अगर प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठे होते ना और 22 करोड़ का मुल्क चलाना होता, या डॉक्टर सलीम साहब उन लोगों में से होते
कि जिनके घर में शाम को उनके बच्चे भूखे सोते हैं और वो सुबह मेहनत मजदूरी पे जाते हैं और रात को जब वापस आते हैं वही पैसे उनके होते हैं जिनकी वजह से उन्होंने अपने बच्चों का पेट पालना है, उनमें दवाई लेकर आनी है। तो शायद डॉक्टर सलीम साहब को उन बातों का अंदाजा होता जो एक हुक्मरान को जब वो सीट पे बैठा होता है और जिसमें एक बसरा साहब वो उनकी दिल सीट होता पे है, तो नहीं जिसमें बैठे, धड़कना लेकिन होता है। फरूख सुनिए, सलीम साहब सुनिए, कुछ अरसा उनके साथ सुनिए। जरूर काम किया उन्होंने। श्याम साहब मुझे गुजारिश कर लेने दें, नहीं मुझे गुजारिश करने दें। मैं कहता हूं कि तनकीद, मैं आज भी समझता हूं कि वो लोग कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक हैं जो लोगों में पैनिक, मायूसी या सियासत करते हैं, इसमें कतई दो राय नहीं है। मैं कहता हूं कि आपने एक तरफ कोरोना वायरस से लड़ना है, चलें पाकिस्तान में तो ये बात नरम लॉकडाउन की बात कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब, इत्याम साहब, वो ममालिक जिनकी इकोनॉमी, जिनके हम कर्ज लेते हैं, वो ममालिक के मैंने स्टार्ट में नाम लिया है, वो अमेरिका हो, वो फ्रांस हो, ट्रंप का बयान मैं रात ही सुन रहा था, गो बैक टू जॉब्स, गो बैक टू जॉब। बात यह है कि आपने दोनों चीजों को देखना है। और मैं एक बात बताऊं कि कोरोना वायरस से मैं फिर कह रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हुकूमत और हमारी अवाम बहुत, चलें इस पे आपका नुक्ता नजर आ गया। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब की तरफ जाते हैं। सर एक बात कहूं, जी जी सर मैं श्याम साहब एक बात कहूं, लेकिन मैं फिर आपको अर्ज करूं, हमने दूसरी तरफ भूख से भी लड़ना है। हमने, मैं कह रहा हूं डॉक्टर सलीम साहब, मैं और आप, शायद रात को हमारे बच्चे भूखे नहीं सोते हैं, हम सफेद फिर हम अपने अपने चीजों का बंदोबस्त कर रहे हैं। उन लोगों को देखें जिनके घरों में 12-12 हज़ार रुपया हुकूमत पहुंचा रही है या मुस्तकीन तक राशन पहुंच रहा है, खुदारा उनका भी सोचें। यही बात मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूं। डॉक्टर साहब मेरा पहला सवाल, जिम्मेदारी का एहसास करना है। ठीक है डॉक्टर साहब, पहला सवाल भी ले लें और दूसरा ये जो भूख की बात की, मैं देख रहा था यूनाइटेड नेशन ये कह रही है, उनकी रिपोर्ट ये कह रही है नहीं कि जी ये कोरोना का जो मामला इतना खुदा न खास्ता ये खौफनाक है कि ये भूख जो इस जगह पूरी दुनिया में, वो कहते हैं कि इसके बाद भूख दुनिया में दुगनी हो जाएगी। ये तो बहुत बड़ी वार्निंग है। और फिर उसके बाद हमारे जैसे मुल्कों की इकोनॉमी का क्या बनेगा? जिस तरीके से पैसा हमने हासिल किया है, जिस तरीके से हमने 1500 रुपये का पैकेज प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, 200 अरब रुपया उन्होंने रखा है निचले तबके के लिए, दिहाड़ीदार के लिए और जो गरीब लोग हैं एहसास प्रोग्राम के तहत। तो अब आपके ख्याल में ये कैसे चीज़ें मैनेज होंगी? पैसा बाहर से कितना मिलेगा? रीशेड्यूलिंग हुई क्यों नहीं हुई? 12 बिलियन की 1.4 बिलियन डॉलर आ गया, जिसकी अपना हमारी किटी में आ जाएगा IMF का आज या रात को। और उससे हमने देखा है डॉलर भी थोड़ा मुस्तहकम हुआ, दो रुपये नीचे आया डॉलर। जी डॉक्टर साहब। देखिए अब बसरा साहब मेरे से भी सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कह रहे हैं कि शायद मुझे पता नहीं है कि लोग भूखे हैं, भूखे सोते हैं या नहीं। यहाँ मैं बसरा साहब का कोई सियासी हरीफ नहीं हूँ। मैं तो इनकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। बसरा साहब भी कोई एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए इनके पास किसी किस्म की कोई एक्सपर्टीज नहीं है कि ये हमें बता सकें कि लॉकडाउन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए जो डॉक्टर्स की बड़ी एसोसिएशंस हैं, उन्होंने आज वजीर आजम साहब से अपील की है कि खुदाया ये जो मसाजिद के हवाले से फैसला किया गया है या इसके नतीजे में वायरस इतनी तेजी से फैलेगा कि वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। अब एहतशाम साहब, मैं 2 दिन पहले जो दुनिया की 10 बड़ी मसाजिद हैं उनकी एक लिस्ट देख रहा था, अपने लिए बना रहा था कि दुनिया में सबसे बड़ी मसाजिद कौन सी हैं। तो वो अल्जीरिया में भी हैं, मलेशिया में भी हैं, इंडोनेशिया में भी हैं। उन 10 में से 2 सबसे बड़ी मसाजिद जो हैं वो पाकिस्तान में है, एक जामिया कराची और एक फैसल मॉस्क इस्लामाबाद। अब 8 मसाजिद, आलम इस्लाम की 8 जो सबसे बड़ी मसाजिद हैं, वहां पे बाजमात नमाज और तरावी की इजाजत नहीं दी जा रही। हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में है उसकी इजाजत दे दी गई है। अब मैं एट माई स्टेज मैं सोचता हूं कि क्या आलम इस्लाम बाकी सारा जो है वो गलत डायरेक्शन पे जा रहा है, क्योंकि वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, हम लोग एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या बाकी की दुनिया सारा गलत काम कर रही है? अच्छा, माशी सवाल अगर मैं आपको जवाब दूं, देखिए 2-4 अच्छी खबरें हैं। अच्छी खबरों से अगर हम शुरू कर लें, पहली तो आपने बता दी कि वो 1.4 बिलियन डॉलर का जो एक पैकेज आ रहा है IMF की तरफ से, वो वाजे कर दें कि वो उसको इमदादी पैकेज कहा जा रहा है। वो इमदादी पैकेज नहीं है, वो एक इजाफी लोन है, एक नया लोन दिया जा रहा है जिसका हमको प्रिंसिपल भी वापस करना होगा और उसके ऊपर सूद भी लगेगा। अच्छी बात यह है कि उसको हम इस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कोरोना वायरस लड़ने के लिए। दूसरी अच्छी खबर यह है कि आलमी मंडियों में तेल की कीमत बड़ी तेजी से नीचे आई है। जो हम $70 का बैरल तेल खरीदा करते थे जनवरी के महीने में, जो पिछले हफ्ते हुकूमत पाकिस्तान ने तेल खरीदा वो तकरीबन $16 पे आ रहा है। यानी कि ये पहली दफा है जो मुझे याद है कि पानी, जो बॉटल वाटर हम नेस्ले का पानी जो बाजार से खरीदते हैं उससे सस्ता तेल हो गया।
यानी कि हम 30-35 रुपए लीटर पानी खरीद रहे हैं जो बॉटल्ड है, और तेल अब आ गया 16-17 रुपए का लीटर। इसका बहुत बड़ा फायदा होगा पाकिस्तान को। दूसरी बात यह कि हमें किसी बैरूनी ताकत के ऊपर इस वक्त तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि कोई हमारी मदद करेगा। इस वक्त सारी आलम, सारी दुनिया जो है वो अपने अपने प्रॉब्लम्स में इतनी डीपली घिरी हुई है कि वो किसी और मुल्क की मदद नहीं कर सकती। तो ये तवक्को ना रखें कि बाहर से कोई ताकत आएगी और वो हमें हमारी जो है वो मदद कर देगी। वो $12 बिलियन वाला जो, मैं खुद बड़ा कंफ्यूज था। अब बजट अगर आप उठा के देखें, बजट 2019 और 20 का, उसमें जो टोटल अमाउंट है जो मुख्तस की गई है डेट सर्विसिंग के लिए, वो 2,900 अरब है। उसमें से 2,500 अरब जो है वो तो अंदरूनी कर्जा जात के लिए है, यानी कि हमारा 88% बोझ जो है वो तो अंदरूनी कर्जा है। बैरूनी कर्जा तो सिर्फ 350 अरब का है। अब वो 12 बिलियन की हमें रिलीफ कहां से मिल सकती है? अगर टोटल मुख्तस अमाउंट ही हमने 350 अरब की हुई है तो उससे ज्यादा तो हम रिलीफ, तो ये अगेन कंफ्यूजन वाला मामला। अब ये भी एक ट्रक की बत्ती समझ लीजिए कि 12 बिलियन की रिलीफ मिल गई या बहुत जबरदस्त काम हो गया। हमारे पास जो बोझ है 88% कर्जा जात का, वो अंदरूनी बोझ है। तो बैरूनी आप सारा का सारा 12% भी रिस्केड्यूल करवा दें, उसका कोई खास इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर नहीं होने वाला, जब तक जो अंदरूनी कर्जा है उसको किसी तरह से रिस्केड्यूल ना किया जाए या उसमें कोई तब्दीली ना लाई जाए। चलें डॉक्टर साहब, ये 2-3 अहम आपने नुक्ते उठाए हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बसर साहब से इस पर बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बसर साहब, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने 2-3 चीज़ें अहम नुकात उठाए हैं, मैं मेरा ख्याल है उसका सियासी पहलू ले लेता हूँ। बजट की बात की है, अब बजट पे ये बातें आ रही हैं कि जी अभी गवर्नमेंट ने फैसला नहीं किया कि इसका इजलास बुलाया जाएगा या वर्चुअल तरीके से, वो कहा जाता है शायद घरों से बैठ के लिया जाए, और अपोजिशन ने कह दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो हम ये इस इजलास में शिरकत नहीं करेंगे, और शक का इज़हार कर रहे हैं कि ऐसा करने का मकसद यही है कि गवर्नमेंट धोखे से बजट मंजूर करवाना चाहती है। एक तो इस पर बात कीजिएगा, और दूसरा ये जो बहुत ज़्यादा बात हो रही है, मैं खैर डॉक्टर साहब से भी मैं कॉमेंट दूंगा, ये जो 3 स्कैंडल सामने आए हैं, 3 इंक्वायरी रिपोर्ट, आटा गंदम की जो 25 को आनी है, फिर ये पावर प्लांट्स की IPPs की है जिसमें कहा जा रहा है कि 50 से 80 अरब रुपया लगा के तकरीबन 11-12 पावर प्लांट्स जो चलाने वाले थे उन्होंने 400 अरब रुपया 415 अरब रुपया कमाया, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये 5,000 अरब रुपया इसमें लूटा गया है। बकौल डॉक्टर जिस तरीके से बात करते हैं, शहजाद अकबर साहब बात करते हैं, बैरिस्टर, तो आपके ख्याल में ये 3 इंक्वायरी जो हैं, और फिर ये जो 24,000 कर्जे की भी तीसरी बात हो रही है, नैब ने भी ये मामला संभाल लिया, गंदम और नैब वाला अपना चीनी वाला मामला कहते हैं इंक्वायरी करेंगे, लोग कहते हैं डाइल्यूट करने वाली बात है, इतनी कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट गंदम चीनी की आ गई है, आवाज़ी साहब पे बड़ा तकिया किया गया, और उसके बाद ये नैब बीच में क्यों आ गया? तो क्या कहेंगे? पहले तो बजट और पार्लियामेंट का इजलास, उसके बाद फिर इन तीनों बातों में बात कीजिएगा। जी बसर साहब। श्याम साहब, मैं सिर्फ ये बहुत अहम सवाल आते हैं, चूँकि डॉक्टर सलीम साहब ने एक ज़ाती बात की थी कि मैं उनके साथ सियासत कर रहा हूँ। मैंने डॉक्टर सलीम साहब का नाम इसलिए लिया कि बतौर डॉक्टर सलीम साहब की जगह मैं भी हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं, जिन पे अल्लाह का करम है, जिनका चूल्हा जल रहा है, जिनके बच्चे भूखे नहीं सोते। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये था। मैंने कहा कि वहाँ पे अगर हम लोग बैठे हों तो शायद हमें इतना रियलाइज़ नहीं हो रहा जितना एक ऐसा शख्स जिसने 22 करोड़ का मुल्क चलाना है, उसने हर उस पर नज़र है कि फ़लाँ सूबे में क्या हालात हैं, बिलो पॉवर्टी लोग कहाँ पे रह रहे हैं, कोरोना से किस तरह लड़ना है, हर जगह पे हम साइड बाई साइड चल रहे हैं। और दूसरी बात देखें, इन हालात के बावजूद 1200 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज है जो इस वक्त आवाम को मिल रहा है। 1 करोड़ 20 लाख का मतलब यह है कि 10 करोड़ खानदानों को, 22 करोड़ आपकी आबादी है, 10 करोड़ खानदानों तक ये बगैर किसी सियासी जमात का लेबल लगाए हुए, बगैर प्राइम मिनिस्टर का और तहरीक इंसाफ का फोटो लगे हुए, अक्रॉस दी बोर्ड तमाम लोगों को पैसे सिंध में तो फोटो लग गया बिलावल भुट्टो का। दोनों तीनों सवाल अच्छा सुनिए, वो लग गया ना, ये तो हम लगता है कि आप ही लगा लेंगे इमरान खान साहब का फोटो लगते थे जी। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने तो डे 1 से हमेशा ये कहा कि सरकार के पैसों पे अपनी सियासत चमकाना या जमात की सियासत चमकाना या अपने नंबर बनाना, तो मैं समझता हूं ये तो भाई करना है आपने तो अपनी जेब से लगाए। भाई अगर पैसे सरकार लगा रही है जो कि आवाम से अब टैक्स लगा के इकट्ठे करते हैं, तो फिर उसका मतलब यह है कि ये तो सरासर ज्यादती है। और दूसरी बात, एहतिशाम साहब, मैं आपको एक और गुजारिश करूं, आपने 2-3 सवाल और किए हैं। पहली बात तो तारीख में ये कभी नहीं हुआ
कि 70 साल में जो स्टेटस को रहा, जो कार्टेल्स रहे, वो आपके सामने है। कभी हुकूमतें हुकूमत में रहते हुए किसी प्राइम मिनिस्टर ने, किसी जमात ने कभी इंक्वायरीज नहीं करवाई हैं, और उसमें जो रिपोर्ट्स आई उनको पब्लिक भी करवाया और उन पे अमल भी हो रहा है। अब आपने कहा कि उन पे दोनों रिपोर्टों पे क्या होगा, IPP वाली और ये चीनी और आटे वाली। देखें, बात यह है कि FI ने इंक्वायरी की। अगर आपके पास कोई भी इदारा है जिसने तमाम चीजें कानूनी तौर पे चलानी है, तो वो आईनी इदारा एक ही है। वो कौन सा है आपके पास? नैब। नैब ने अगर उसको टेकअप किया तो उसका तरीकाकार ये होना है कि बाकायदा उसके जरिए पर रेफरेंस, अगर जो जो लोग गिल्टी होंगे, माजरत के साथ बसर साहब, देखें नैब का इस स्टेज पे आ जाना जो है ना, लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि 2-2.5 सालों में जिस तरीके से नैब कंट्रोवर्शियल हुआ, जिस तरीके से केसेस किए गए, लोग एक के बाद दूसरा बरी होकर चला गया, कोई केस साबित नहीं हो सका, लोग इसको इस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं कि भी इस वक्त वाजिद ज़िया साहब बड़े मोहतरम आदमी हैं, जो FIA के चीफ हैं, उन्होंने एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाई, फिर कमीशन बना, फिर उसमें एजेंसियों के लोग भी इसमें बैठ गए थे। उसके बाद तो कहते हैं कि सीधा सीधा इस पर कार्रवाई होने वाली बात थी कि भाई हेड मस्ट रोल वाली बात थी। नैब को देना इस स्टेज पे का मतलब यही है कि भाई शायद इसको बचाना तो बचा लेंगे, क्योंकि अब तक तो हमने देखा कि नैब ने किसी को सज़ा नहीं दी। मुझे याद आता है वो एडमिरल मंसूरुल हक, उनको सज़ा मिली थी, अदरवाइज तो मुझे लगता नहीं किसी को आज तक नैब ने सज़ा दी है। जी इत्तेशाम साहब, इस बात से तो मैं आपके इत्तेफाक करता हूं कि हमारा जो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है वो थ्रू आउट ही वीक है। और दूसरा, डेफिनेटली अदालती निज़ाम को भी इम्प्रूव होना चाहिए, वहाँ पे लोग बच के चले जाते हैं। ये दोनों चीज़ों पे दोनों इदारों को मैं समझता हूँ, प्रोसिक्यूशन को भी मजबूत करने की ज़रूरत है, हुकूमत को, और ख़ास तौर पे नैब को अपनी प्रोसिक्यूशन को मजबूत करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, आपने कहा कि ये लोग बच के चले जाएंगे। एहतिशाम साहब, मैं फिर आपको गुजारिश कर लूँगा, पहले तो हमें 25 तारीख का इंतज़ार करना चाहिए। 25 को जो रिपोर्ट आती है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि उस पर अमल होगा। अब उस अमल पे आप ज़रा टाइम, मैं फिर कह रहा हूँ, क्या कभी माजी में ऐसे हुआ? नहीं। दूसरी बात, इसको अगर नैब ले रहा है तो नैब तो दूसरा अपना कानूनी तौर पर उन्होंने लेना ही लेना है। अल्टीमेटली जो रेफरेंस जाना है वो FIA नहीं भेज सकती, वो रेफरेंस नैब के जरिए ही अदालतों में जाना है। इसलिए नैब ने इसको टेकअप किया। बतौर मैं कानूनदान ये बात कह रहा हूं, मैं वकील भी हूं, मैं इसको इस अंदाज में नहीं ले रहा, क्योंकि नैब ने जो काम करना है वो उसका है, जो FIA का काम है इन्होंने इंक्वायरी की है। अब दूसरी बात, IPP पे आ जाते हैं। देखें, ये रिपोर्ट भी हमारी हुकूमत को आए हुए तो हुआ 2 साल होने वाले होंगे, अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए। माजी में लेकर जितने लोगों ने बिजली घरों से पैसे कमाए, जिन्होंने आटा चीनी स्कैंडल से कमाए, डॉलर स्कैंडल में कमाए, कभी उनके ऊपर इंक्वायरीज नहीं हुई हैं, कभी उनकी रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ठीक, हमें इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर को हौसला बढ़ाना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को उसको बैक करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर, चले यही सवाल डॉक्टर फरक साहब से पूछ लेते हैं अपने साथ। ठीक है, समझ गए डॉक्टर साहब। आपने अक्सर, मैंने देखा कि बड़े खूबसूरत तरीके से बताते हैं कि इस कौम को किसने किस तरीके से बड़े बड़े टीके लगाए। आटा गंदम का भी आप बड़ा डिटेल बताते हैं, आटा चीनी का जिस तरीके से हमने देखा कि आवाम को टीका लगा, फिर IPP का टीका, फिर 24,000 कर्ज़ों के मद में जो लिए गए पीपल्स पार्टी PMLN के हवाले से आता है कि जी उन्होंने मिस यूज़ किया, इसको गलत तरीके से खर्च किया। अभी आपको क्या लग रहा है कि ये रिपोर्ट आने के बाद वाकई सज़ा दी जाएगी या हमेशा की तरह कुछ नहीं होगा, और या ये कि सिस्टम अगर नहीं बदलता तो ये इस तरह के टीके मुसलसल हमें लगते रहेंगे? जी डॉक्टर साहब। जी एहतशाम साहब, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। पहले मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन अगर बसरा साहब मेरी दूर कर दें। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ ख़ानदानों को हमने 12-12 हज़ार रुपया बांट दिया है या बांटने वाला है। अगर 10 करोड़ ख़ानदानों को आप 12 हज़ार रुपया बांटते हैं तो 12,000 अरब रुपया चाहिए होता है उसके लिए। तो यहाँ पे तो हम नहीं, मेरी बात आप फॉलो नहीं कर सके। वो सानिया निश्तर कल कह रही थी बसरा साहब कि 50 लाख खानदानों को 7 करोड़ रुपया दिया गया है। वो ये कह रही 7 अरब रुपया दिया गया, 50 लाख खानदानों को। सुन ले, दोबारा मैं क्लियर, सर मैं दोबारा क्लियर करता हूँ। 1 करोड़ 20 लाख लोगों का मतलब, ये एक आदमी जो है वो अपने खानदान की सरबराही करता है ना। ठीक है, एक खानदान में एवरेज भी आप 7-8 लाख लोग लगाएं या 5 ही लगाएं तो एवरेज मल्टीप्लाई कर लें, कितने लोग बनते होंगे। मैं चले वो डॉक्टर साहब को जवाब देने से आपको ठीक कह रहा हूं। जी डॉक्टर साहब बताइए। अच्छा, अभी जो कल सर्वे सामने आया है इप्सॉस वालों का, उन्होंने पूरे पाकिस्तान के एक सैंपल से पूछा है कि क्या आप किसी को जानते हैं जिसको 12,000 रुपया मिला हो, और उनको रिस्पांस 75%, 75% लोगों ने कहा है कि हम किसी को नहीं जानते जिनको ये 12,000 रुपया मिला हो।
तो ये इसकी शफाफियत जो गारंटी करना ये हुकूमत का काम है। कोई मॉनिटरिंग एजेंसी होनी चाहिए, और फिर लिस्ट कौन सी है, ये किन को पैसे बांटे जा रहे हैं, क्या ये वो पुरानी जो BISP की लिस्ट बनी है उसी के ऊपर बांटे जा रहे हैं। अच्छा, यही सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रही है डॉक्टर साहब, यही शफाफियत के बाद सुप्रीम कोर्ट भी कर रही है। जी बसर साहब, डॉक्टर साहब को जवाब देने पे आता हूँ आपकी तरफ में। अच्छा, अब रिपोर्ट्स जो हैं, मैं कहता हूं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। उन्होंने पहले तो हुक्म दिया, ऑर्डर दिया कि रिपोर्ट्स बनाई जाएं। उसके बाद वाजिद ज़िया साहब को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, उन्होंने इतनी अच्छी रिपोर्ट, इतनी फोकस रिपोर्ट लिखी। उसके बाद मोहम्मद अली साहब को एक क्रेडिट जाता है, उनकी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, तकरीबन 300 सफ़हात पे मुश्तमिल है, और सब रेलेवेंट चीजें लिखी गई हैं, सब रेलेवेंट ग्राफ्स दिए गए हैं, और बड़ी ही वाज़ेह तरीके से, बड़े वाज़ेह तरीके से दोनों रिपोर्टों में ये बताया गया है कि चूना किसको लगाया जा रहा है, टीका किसको लग रहा है, और कौन लगाने वाला है, उसकी अमाउंट क्या है। जैसे हमें चीनी की रिपोर्ट में बता दिया गया कि 25 अरब रुपए का टीका लगा है, जो सब्सिडी दी गई है वो खजाने से पैसा निकला, और वो हमने सब्सिडी दे दी तकरीबन 60 शुगर मिल मालकान को। इसी तरह जो बिजली की रिपोर्ट है वो तो बहुत ही खतरनाक है। उसमें कहा जा रहा है कि 5,823 अरब रुपए का टीका लगा है 26 सालों के ऊपर, और सभी हुकूमतों के दौरान ये टीका लगता रहा। और उसमें एक जो PTI की हुकूमत के लिए बड़ा खतरनाक मामला है कि जो सर्कुलर डेट बढ़ रहा था पीपल्स पार्टी के दौरान, वो था तकरीबन 4.5 अरब रुपया महाना। जो सर्कुलर डेट बढ़ा PMLN के दौरान वो था 10 अरब रुपया महाना। अब जो PTI के दौरान सर्कुलर डेट बढ़ रहा है वो 41 अरब रुपया महाना है, यानी कि तकरीबन 1 अरब से जायद रोजाना का टीका लग रहा है। तो जो शरह है, पहले भी टीके लगते रहे, लेकिन सर्कुलर डेट की शरह PTI के दौरान तकरीबन 4 गुना ज्यादा बढ़ी है PMLN की हुकूमत के दौरान के मुकाबले में। अब रिपोर्ट्स बड़ी जबरदस्त हैं, इसमें 22 करोड़ पाकिस्तानियों का कोई फायदा होगा या नहीं होगा ये टाइम बता सकता है। देखिए, इनके सॉल्यूशंस बड़े सिंपल हैं। एहतशाम साहब, जो चीनी की रिपोर्ट के ऊपर सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन ये है कि वजीर आजम साहब ने एक जुमला लिखना है। उन्होंने ये लिखना है कि भाई जिसका दिल चाहता है जितनी मर्जी चीनी एक्सपोर्ट कर ले, उसको सब्सिडी नहीं दी जाएगी। जिसका जितना दिल चाहता है चीनी इंपोर्ट कर ले, हम कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे। ये इसके नतीजे में 22 करोड़ पाकिस्तानियों को सस्ती तरीन चीनी दुनिया की मिलेगी, और पाकिस्तान में कभी भी 1 किलो की भी किल्लत नहीं होगी। अब ये टाइम बताएगा कि वज़ीर आज़म साहब ये फैसला करते हैं या नहीं करते। डॉक्टर साहब, ये जो पॉलिटिकल क्रॉप्स हमारी हैं, चीनी, गंदम और कॉटन, इस पे ही हमने देखा है लोग फ़ायदा उठाते रहे और लगता है कि आंदा भी उठाते रहेंगे। अब ब्रेक का वक्त होता है डॉक्टर साहब, वापस आते हैं, इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। बसर साहब, ये तो अब जो 25 तारीख आ रही है, ये तो प्राइम मिनिस्टर का कहा जा रहा है कि बड़ा इम्तिहान भी होगा और इसका उनको सियासी फ़ायदा भी हो सकता है कि वाकई जो लोग जिन्होंने लूट मार की है चीनी के हवाले से और उन्होंने एक्सपोर्ट करके भी माल बनाया और चीनी पाकिस्तान में महंगी करके बेची, वहाँ से भी पैसा बनाया। 3.2 अरब रुपये का ये मामला है और टोटल 25 अरब रुपये की 24 अरब रुपये की सब्सिडी दी गई पिछले चंद सालों में। अब सवाल जो लोग पूछ रहे हैं कि जी चलें, ये तो अब चीनी और गंदम का तो मामला लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को कोई एक्शन लेना पड़ेगा। अभी IPPC की रिपोर्ट जिसके बारे में डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, अब देखें ये इसका मुसलसल टीका जो लग रहा है ख़जाने को, लोगों को। अब देख लें दुनिया में कहीं भी, हमारे रीजन में देख लें, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, चाइना और श्रीलंका वगैरह, वहाँ पे 6 सेंट से लेके 9 सेंट तक पर यूनिट के हिसाब से जनाब वो चार्जेस हैं। इसके उनके साथ मायदा किया गया था IPPC के साथ। हमारा 1994 में देखें, 2002 में देखें, और सब्सिक्वेंट जो मायदे किए गए वो 16, 17, 18% तक के यूनिट 18 सेंट तक पे मायदे किए गए। अब सवाल ये है कि जी क्या ये अब इस रिपोर्ट आने के बाद, जिस लूट मार करने के बाद जो लोगों ने 20 से 50 अरब लगाने के बाद 400 रुपया कमाया, आपके ख्याल में क्या हुकूमत इसको तब्दील करेगी, सिस्टम को रिविज़िट करेगी? ये जो जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं उसको रिवर्स किया जाएगा, और ख़ास तौर में डॉलर में जो हम पेमेंट करते हैं, क्या इसको गवर्नमेंट कोशिश करेगी किसी तरीके से कि मादा तब्दील करके रुपये में पेमेंट की जाए? और जिन्होंने अपना पैसा 20 दफ़ा ओरिजिनल लगाने के बाद कमा चुके हैं, उनको कहा जाए कि जी नथिंग डूइंग, अब रुके, वापस आएँ और इस पर कोई रिवाइज़ करना चाहिए अपने टैरिफ को। आप जी
एहतिशाम साहब, सबसे पहले तो जिसको हम नया पाकिस्तान कहते हैं और इमरान खान का पाकिस्तान कहते हैं, उसमें कानून और इदारे सबसे ऊपर हैं, जिसके सबसे बड़ा सबूत ये है कि माजी में बातें की जाती थी, बड़कबाजी की जाती थी, नोटिस लिए जाते थे, और उसके बाद क्या होता था, मिट्टी पाओ और कट्टा पाओ, अपने बंदे आ गए हैं छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आगाज हुआ, कमीशन बनाया गया जिसको सरबराही कर रहे हैं हमारे ध्यानदार अफसर। उन्होंने बाकायदा तमाम इश्यूज के ऊपर 1 बाय 1 उनको टेकअप किया और उनकी रिपोर्ट्स आपके सामने आती जा रही हैं। अभी मुझे बताएं कि कभी, मैं फिर कह रहा हूं, मैं बार बार इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं, माजी में कभी ये एक्सरसाइज हुई थी? ये माजी में भी डॉलर ऊपर गया था, माजी में भी चीनी और आटा महंगे होते थे, सब्सिडी भी दी जाती थी, आईपीपी वाला मसला, तो मैं फिर कह रहा हूं हमारे दौर से तो एक भी मसला नहीं है, हम तो मसाइल को ठीक कर रहे हैं। तो हमारे दौर में अल्हम्दुलिल्लाह ये जो चीजें आई हैं, मैं आप दोनों का, मैं समझ रहा हूं, मैं आपका पैगाम रसा हूं, और प्राइम मिनिस्टर साहब तक, डॉक्टर फरूख सलीम साहब, खास तौर पर आपको हर सूरत में आपका पैगाम प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुंचेगा, और 25 तारीख का आप भी इंतजार कीजिएगा। जहां तक नैब की बात है, नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, नैब वही इदारा है जिसके मुतालिक आपको याद है ये बातें करते थे, ये जी नैब जो बड़ा उसके कवानीन गलत है, क्या उसके मुतालिक भी तरामीम जो हम लेकर आए हैं और जिनको इंडोर्स कर रही है अपोजिशन, जो हम ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, सो हर चीज पैरेलल चल रही है। आगाज हो गया है और कहीं से आगाज होना था, और आगाज भी वही शख्स कर सकता था जिसके अपने ये डॉक्टर साहब से कमेंट ले लेते हैं। जिनका अपना, सुने इख्तियाम साहब, एक मिनट, जिन इमरान खान साहब ना कारोबार करते हैं, ना कारोबारियों को सपोर्ट करते हैं, ना किसी के साथ उनका इंटरेस्ट है इस हवाले से। और ये आपने ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया कि माजी में आप कंपैरिजन कर लें और अब कंपैरिजन कर लें। सो इंशाल्लाह मुझे खुदा पे यकीन है कि अब वो पाकिस्तान बदल रहा है, अब माफियाज का मुकाबला है, हर जगह माफियाज बैठे हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह उन माफियाज का मुकाबला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान करेंगे और पाकिस्तान को अपनी ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाएंगे। डॉक्टर साहब, एक तो ये कमेंट करें कि ये नैब का स्टेज पे बीच में जिस तरीके से नैब का आना है और उन्होंने फैसला किया कि जी हम इस पे इंक्वायरी करेंगे और हम मामलात को आगे लेके चलेंगे, कुछ लोगों का ख्याल है कि 25 से पहले नैब का इस तरह बीच में आना और कहना कि जी हम इस पे इंक्वायरी करेंगे, अपना एक्शन लेंगे। लोग कह रहे हैं कि जी स्टेटस को की फोर्सेस जंप अप कर गई हैं और इसको डाइल्यूट करके तो बचाने वालों को बचा लेंगी, एक ये। और दूसरा ये बताएं कि जो बिजली के टीके डॉक्टर साहब लग चुके हमें लोगों को भी और सब लोगों को, इंडस्ट्री को भी, हर तरह के कंज्यूमर को, आपके ख्याल में लगता है इस रिपोर्ट के आने के बाद हुकूमत मजबूर करेगी IPPs को वो रिव्यू करें अपने ये जो जिस तरीके से टैरिफ इतने बढ़ा के उन्होंने रखे हुए? जी डॉक्टर साहब। देखिए एहतिशाम साहब, शख्सियात के जो नाम आए हैं, चाहे वो चीनी की रिपोर्ट में हो या बिजली वाली रिपोर्ट में हो, वो सभी सियासी जमातों से उनका ताल्लुक है, नाम सारे जाने पहचाने हैं, तकरीबन वही नाम आते रहे हैं, वही लोग पहले भी हुकूमत कर रहे थे, वही लोग अभी भी हुकूमत कर रहे हैं। जो रूह है इन सारी रिपोर्टों की वो ये है कि हमारे हुक्मरानों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जिन्होंने फैसला साजी करनी है वो खुद ही कारोबार भी कर रहे हैं और उन्हीं को फैसला साजी का जो है वो कलमदान भी थमा दिया जाता है। आप हैरान होंगे कि इस वक्त विफाक की हद तक हमारे यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के खिलाफ कानून ही एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि विफाक ने कोई कानून ही नहीं बनाया। पंजाब में और केपी में कानून एग्जिस्ट करता है, लेकिन विफाक ने आज तक 2 साल तो अब हो चले पीटीआई को, इन्होंने भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का लेजिस्लेशन अभी तक नहीं बनाया है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है लेकिन लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। देखिए तीनों रिपोर्ट्स हमें ये बताती हैं कि एक ट्राइएंगल बनता है जिसमें एक सियासतदान होता है, एक ब्यूरोक्रेट होता है और एक बिजनेसमैन होता है। ये तीनों मिलके एक मंसूबा बनाते हैं और मंसूबा ये होता है कि गरीब की जेब से पैसा निकाल के अमीर की जेब में किस तरह डालना है। PMLN की हुकूमत भी ये करती रही, PTI की 2 साल की हुकूमत में यही होता रहा। अब जो बिजली की रिपोर्ट ये कह रही है कि आपने 2.5 करोड़ पाकिस्तानी सार्फिन की जेब से पैसा निकाला और आपने 3 दर्जन ऑलरेडी जो अमीर लोग हैं उनकी जेब में मुंतकिल कर दिया। शुगर की रिपोर्ट भी यही कहती है कि आपने 22 करोड़। ये प्रोसेस रुकेगा आपके ख्याल में? गरीब की जेब से निकाल के अमीर की जेब में डालने वाला, आप इसको ब्रेक लगता हो देख रहे हैं? देखिए ये आपको याद हो रॉबिन हुड की कहानी हम सुना करते थे कि रॉबिन हुड जो है वो अमीर की जेब से निकालता था और गरीब की जेब में डालता था। तो यहाँ हुकूमत पाकिस्तान जो है वो रॉबिन हुड इन रिवर्स है, ये रॉबिन हुड से उल्टा काम कर रही है।
देखिए, ये इसका हल निकालना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अब ये 25 तारीख का जो आपने बार बार जिक्र कर रहे हैं, मुझे तो खबर ये आ रही है कि वो 25 तारीख वाली डेट जो है वो डिले कर दी गई है, वो और शेख वो रशीद साहब फोरेंसिक तो यही रिपोर्ट कहते जो हैं है, लेट हो सकती है। जी हाँ, रिपोर्ट। जी मैंने सुना है कि शायद वो डिले कर दी गई है। इनके हल निकालना बड़ा आसान है। वजीर आजम की नीयत के ऊपर 22 करोड़ पाकिस्तानियों में से किसी को भी शक नहीं है, लेकिन उनकी कैपेसिटी की उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। आपने शुगर की रिपोर्ट का सोल्यूशन कैसे निकला है? 22 करोड़ के पाकिस्तानियों को फायदा पहुंचेगा क्या? उनके पैसे वापस मिलेंगे जो उनको टीके लग चुके हैं? चलें, ये बड़ा अहम सवाल है। चलें डॉक्टर साहब, अपना बसर साहब कुछ वक्त कम है, मैं चाहता हूँ इस पर छोटा सा कमेंट करके आप इस पे आइए कि ये शहबाज शरीफ साहब पे आ जाते हैं, टाइम थोड़ा है। अब आपके ख्याल में शेख रशीद साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उनका यहाँ पे दोबारा लंदन से आना, वो कह रहे हैं जी ये नेशनल गवर्नमेंट बनाने वाली बात थी। फिर जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब का सुहेल वड़ाइच का इंटरव्यू है, वो कहते हैं जी 2018 के इलेक्शन से 1 माह पहले सारी चीज़ें तय हो गई थी, मेरा प्राइम मिनिस्टर बनना तय हो गया था, उसके बाद कैबिनेट भी तय हो गई थी, लेकिन बीच में कुछ बयानात हमारी तरफ से आए। इनडायरेक्टली वो कह रहे थे, जो सुहेल वड़ाइच साहब भी लिखते हैं कि मरियम नवाज साहब के बयानात आने के बाद जो है ना वो सारा कुछ तब्दील हो गया सिनेरियो। क्या कहेंगे इस पर आप? सिर्फ एक फिक्रा, दो ज़्यादा पीछे नहीं जाता। 2002 में भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं थे, 2008 में भी नहीं थे, 2013 में भी नहीं थे, और माजी में भी 70 साल ले लें, कभी भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस मुल्क में हुक्मरान नहीं रहे, ना ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है। पहली बार अगर आए हैं तो हमने तमाम का कट्ठा वट्टा जो निकाल लिया है, तमाम का कच्चा छटा कौम के सामने रख रहे हैं, और फिर जाहिर है इंप्लीमेंट भी वही करेंगे जिन्होंने शुरू किया है। जिन्होंने नहीं करना था उन्होंने नहीं किया। अब दूसरी बात देखें, मैं इत्तिशाम साहब जहां तक बयान है ना मियाँ साहब का, वो इंटरव्यू, वो बाकायदा इंटरव्यू, और उसकी अभी तक तरदीद नहीं आई। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि जब हमें हुकूमत में होते हैं, तमाम हमारे इदारे अच्छे होते हैं, फौज भी अच्छी होती है, अदलिया भी अच्छी होती है, रावी चैन ही चैन लिख रहा होता है। जैसे ही हम हुकूमत से बाहर जाते हैं तो खलाई मखलूक भी बन जाती है, 5 बुग़्ज़ के मारे हुए जज भी होते हैं, वोट को इज्जत दो भी होती है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि सिर्फ इक़्तिदार चाहिए, खा उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर। डॉक्टर साहब से कमेंट ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, शहबाज साहब की आमद क्या कहेंगे आप इस पे? क्या जी एहतसाम साहब, इस वक्त तो सारा फोकस जो है वो कोरोना वायरस के ऊपर है, उसको किस तरह संभालने के ऊपर है। इस वक्त आई थिंक सियासी पहलू जो हैं इस चीज़ के वो टॉप प्रायोरिटी पे नहीं है। जो आप सोहेल वराइच साहब के शायद आर्टिकल का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को इंटरव्यू किया, इस वक्त आई थिंक सियासी मामला जो हैं उसको नंबर 2 प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। देखिए, मेरा ख्याल है नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर फ़रीद की भी और बसर साहब की भी। मेरा ख्याल है सियासी और इक़्तिसादी महाज पे बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होने वाला है, और जिस तरीके से खौफ का इज़हार किया जा रहा है